सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद मैं द हिंदू ला पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपसे कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। कई इसकी वजह है। आप जानते हो कि जैसे आपको एथिक्स वाली जो बुक है हिंदी इंग्लिश दोनों में मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी, तो थोड़ा कंटेंट की वजह से और फिर इस समस्या आई कि बच्चों तक मुझे किताबें पहुंचानी थी। पहली बार हम बच्चों तक ये किताबें फिजिकल रूप से पहुंचा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं थी सप्लाई चेन को लेकर और मुझे हर एक बच्चे तक ये किताब पहुंचानी थी। अभी भी कुछ बच्चों तक किताब नहीं पहुंच पाई है, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा। अभी टीम को हैंड ओवर कर दिया है, टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। आपको जो उनके हेल्पलाइन नंबर है, 2 नंबर है, उन पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो यदि किसी को बुक नहीं मिली है। ठीक है, आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो आपको उतनी सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने दो नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है वो बनाए हैं, ताकि आप वहाँ पे करो। एक आपको जो ईमेल आईडी दी गई वहाँ पे आप कॉल करना। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना, जब आप मेरे साथ जुड़े तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जैसे कंटेंट की बात करें, मैं जान रहा हूँ ये देख रहा था कि मार्केट में कंटेंट टू दी पॉइंट उतना नहीं था, इसलिए मैंने हमेशा आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात करते हैं जैसे 21 मई के बाद के द हिंदू का क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज हम 12 से लेकर 16 जून के मध्य 5 दिन का हम क्या करने हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे आर्टिकल हम देखने वाले हैं 12 से 16 के मध्य। ठीक है, और बाकी जो इससे पहले के जो है ना 21 से लेकर 11 जून तक, 21 मई से लेकर 22 मई से लेकर 11 जून तक के जो 15-20 दिनों के जो भी हैं, वो आपको मैं 2-4 दिनों के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि हिंदू का जो कंटेंट तैयार करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इतना आसान नहीं कि मैं 1 मिनट में या 1 घंटे में आसानी से बना लूँ, टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखना, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, प्रॉमिस किया तो दूंगा। और ये दो द हिंदू के जो वीडियो अब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे आर्टिकल है, इसलिए मुझे ये वीडियो अब बनाना पड़ा। लगातार आपके कमेंट भी आ रहे थे। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ऐसे राइटिंग वाली बुक है और 10 ईयर की जो सोल पेपर है, ये सब कंटेंट जुलाई में आने वाला है। तो थोड़ा सा आप ये जानते हो कि अच्छा कंटेंट आपको मिले तो मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखो, अभी नॉर्मली जितना टाइम मिल पाता है उतना मैं आपको पढ़ा पाता हूँ। ठीक है, बाकी हम कंटिन्यू इसको करने वाले हैं। जैसे आप ये भी देख लो, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है अपना जो 10 ईयर क्या एथिक्स वाली जो बुक आई है, आप मार्केट में ये फिजिकल रूप से अब ये बुक आपके पास में अब जो प्रिंट फॉर्म में आएगी, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हो। और इस साल 2022 के जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें कई विद्यार्थियों ने अपना कंटेंट यूज में लिया है। मेरे साथ जुड़े थे इथिक्स के कोर्स में, तो यहाँ पे मैंने उनके बारे में दिया है। आशीष पुनिया है, राम है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। और ये गजब की बुक है, मतलब जिनके पास गई उनको पता है इसका क्या महत्व है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, अपनी वेबसाइट का लिंक है। आराम से एक बार आप वेबसाइट से अपना ऑर्डर दीजिए, फिर शांत हो जाइए, आराम से ऑर्डर हमारे पास मिल जाएगा। और हम 4-5 दिनों के अंदर आपको किताबें पहुंचा देंगे। जिसको नहीं मिलती है उनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, उनको कैसे भी करके किताब पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। आज बहुत सारे अच्छे टॉपिक है जिनका जैसे विशेषकर एक बात ध्यान रखना, जो इस बार 2023 की मेंस की एग्जाम दे रहा है, ये 3 महीने के जो करंट अफेयर है, विशेषकर न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो आर्टिकल है ना, आप ये देखना 50% आपके मेंस के जो क्वेश्चन आएंगे ना, इनसे जुड़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनसे जुड़े होंगे। बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मैं भी हमेशा इन्हीं को यूज में करता हूँ एग्जाम में। और 2024 की आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इनको भी आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। नोट्स में लगातार आपको टेलीग्राम पर वैसे भी सेंड करता रहा हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात जो अभी चल रहा है, बिपरजॉय। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी चर्चा है हमारे देश में लेकर। ठीक है, हमारे काम का क्या है कि चक्रवात कैसे बनता है, ये तो आप बेसिक कहाँ से पढ़ते हो। बेसिक आपको फिजिकल जो ज्योग्राफी है उससे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, ठीक है, उनके पीछे की कहानी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको जरूर देखनी चाहिए। तो अभी हाल ही में जो चक्रवात है इसको मतलब किस कैटेगरी में रखा गया है, अत्यंत जो भीषण कैटेगरी है, जैसे एक्सट्रीमली सीवियर जो साइक्लोन स्टॉर्म है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है एक मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चक्रवात की या इनके जो होते हैं ना, इनकी कैटेगरी क्या है, इनके किस हिसाब से अलग अलग कलर उनको दिए जाते हैं कैटेगरी में। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मेंस के एग्जाम में ध्यान रखना, जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। विशेषकर आपका जो जीएस फर्स्ट है, ज्योग्राफी का सेक्शन, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में साइक्लोन। ठीक है, तो वहाँ से आ सकता है। जैसे लास्ट 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि लगातार जो वोल्केनो हो रहा है, वोल्केनो की एक्टिविटीज देखी जा रही है, उनका क्वेश्चन आ गया था। तो मेंस के एग्जाम में याद रखना जीएस 1, 2, 3 तो बिल्कुल करंट अफेयर पर इनको डिपेंड करता है। जीएस 4 में भी बहुत सारे करंट अफेयर के एग्जाम्पल चाहिए। जैसे आपकी जो नई बुक मैंने लॉन्च की उसमें द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में जो भी एथिक्स से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको मैंने शामिल किया उस बुक में, अपडेट कर दिया उसको ढंग से। ठीक है, नोट्स आपके पास पहले थे लेकिन अभी थोड़ा सा अलग उसको मैंने अपडेट कर दिया काफ़ी, वो नोट्स भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और कैसे इनका नाम रखा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि चक्रवातों का नामकरण कैसे रखा जाता है। जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय जो मौसम विभाग है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अलग अलग महासागरों के हिसाब से एक जोन बना दिया जाता है।
और उस महासागर के तट पर जिन देशों की सीमा लगती है, बॉर्डर जिनका लगता है, उन देशों को मतलब रीजनल कुछ क्षेत्र बनाया जाता है उनका, और उनके हिसाब से बारी बारी से मतलब ऐसा होता है। जैसे आप हिंद महासागर को देखोगे, उत्तरी हिंद महासागर की जिन देशों के साथ सीमा लगती है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमा लगती है, तो उनका एक नंबर आता है कि जैसे भारत ने कितने नाम दिए हैं, फिर बांग्लादेश ने कितने नाम दिए, उसके हिसाब से एक कैटेगरी बनती है। तो सिंपल है कि इस बार का जो चक्रवात आया है, बिपरजोय जो चक्रवात आया है, इसका नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने सुझाया है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं इसमें। और इसका बंगाली में इस शब्द का अर्थ होता है आपदा, ठीक है। तो चक्रवातों का नामकरण कुछ ऐसे दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन किया जाता है, और बारी बारी से एक कैटेगरी फॉलो की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, ABCD जो देश है, जैसे ABCD ऐसे करके बाद में इंडिया आता है, तो बांग्लादेश क्या करेगा, 5, 7, 8 जो नामों की एक सूची रखेगा। इसी तरह से इंडिया सूची रखेगा, पाकिस्तान रखेगा, और जैसे पहले बांग्लादेश का 1 नंबर आ गया, फिर दूसरे देश का 1 नंबर, ऐसे करके फिर ये कैटेगरी चलती चली जाती है। इस हिसाब से इनका नामकरण होता रहता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। आज ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे हैं इसमें, तो बिल्कुल चिंता मत करना कि जब मेरी पढ़ाने की इतनी हिम्मत हो तो आपकी देखने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनते हैं क्वालिटी वाले, ठीक है। तो ये है कि जैसे दुनिया भर में क्या है, 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान के अंदर इनको बांटा गया है, और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी के अंदर है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण और परामर्श के लिए कुछ मतलब दिशा निर्देश वगैरह, गाइडलाइन वगैरह जारी करते हैं। जैसे भारत वाले का मामला है तो यहाँ पे भारत, बांग्लादेश, ईरान, इनको मतलब बांटा गया है, और ये बारी बारी से क्या करते हैं, अपने नामों की एक सूची पहले ही दे देते हैं, और उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो भी होगा, तो एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 2013 में क्वेश्चन आया था। और साथ में बेसिक मैंने बता दिया आपको, चक्रवात जो बेसिक साइक्लोन जो क्वेश्चन है ना, आपके बेसिक NCERT से पढ़ना, जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है या समशीतोष्ण जो टेम्परेट साइक्लोन है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना। क्योंकि आजकल एक चीज़ वापस ट्रेंड देखा गया मेंस के एग्जाम में कि जो ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट है, वहाँ से फिर से क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इस बात को जोर देकर मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा NCERT से बेसिक इसका जरूर कवर कर लेना, क्योंकि द हिंदू की वीडियो में बेसिक पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी केवल साइक्लोन ही पढ़ने बैठे तो 5 घंटे का वीडियो वही हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। घर पे आराम से इसको NCERT से आप कवर करना, और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहना। अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ पर। कई बार देखना, आप न्यूज़पेपर में देखोगे कुछ फोटो दी होती है, किसकी इमेज वगैरह दी होती है, कोई वोल्केनो होता है, कहीं कोई घटना घटती है नेचुरल ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए होती है, आपकी मैपिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे देखना, जो फिलीपींस में है माउंट मेयोन ज्वालामुखी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए, ज्योग्राफी मैपिंग के क्वेश्चन आपने देखना प्री में आते हैं, या मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके पास एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो वोल्केनो एक्टिविटी हुई है उसके अलग अलग एग्जाम्पल देखे गए थे, तो एटलीस्ट आपको 1-2 नाम याद होंगे ना, तो उनको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इनको कंटिन्यू, आप जब न्यूज़पेपर में ऐसी चर्चा रहती है तो उनको जरूर देखो, ठीक है। और ये आपदा प्रबंधन में भी एज एग्जाम्पल आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इनकी मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये कौन सी ज्वालामुखी है, कहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखो आराम से आप वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो फिलीपींस में आपको आराम से देख सकते हो। तो ये टॉपिक कहाँ पे काम आए, प्री में काम का, लेकिन मेंस में एज एग्जाम्पल आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। आपके पास ऐसी चीज़ें होती है, एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको मेंस में आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अभी हाल ही में आया था कि राजस्थान के अंदर विशेषकर जो शहर है, वहाँ के जो शहर है, वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है। जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन होते हैं, कणीय जो पोल्यूशन होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। उसके बहुत सारे इसमें कारण दिए गए हैं जिनको हम देखने वाले हैं। तो ये भी विशेषकर प्री एग्जाम में यहाँ से जुड़े हुए कई बार आपने देखे होंगे, पोल्यूशन के बहुत सारे गैसों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, या मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं GS3 के अंदर, तो आप एज एग्जाम्पल इनको रख सकते हो। तो यहाँ पे देखा गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसे जो गैसीय प्रदूषक है, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बहुत सारे कारण है, विशेषकर राजस्थान के शहरों में ये घटना देखने को मिल रही है। और ये रिपोर्ट किसकी है, जो CSE सेंट्रल जो इन्वायरमेंट ऐसा कुछ है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, इनकी एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया। और ये एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मतलब खतरा या जोखिम देखा जा रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे विशेषकर जो प्रदूषण की समस्याएं आ रही है, वो एक कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देखते हो कि शहरों में कई सारी समस्याएं, जैसे जनसंख्या जैसे बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना, परिवहन के जो साधन है उनका बढ़ना, या सही से प्रबंधन नहीं होना। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे कई सारे ऊर्जा की चीज़ें हैं, जैसे जहाँ पे कई बार कोयले से बिजली बनती है, या ईंटों के जो भट्टे हैं उनके माध्यम से भी ऐसे कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई थी। तो विशेषकर इसमें बताया गया था जयपुर, कोटा, उदयपुर में ये संख्या पार्टिकुलेट जो प्रदूषण है काफ़ी बढ़ रहा है। और पहले एक समय जैसे आप देखो कोविड से पहले जो स्तर था वो वापस इसमें देखा गया है। और इसमें
उसमें कई सारे मतलब चीज़ें बताई गई है। तो ये मेंस में या कभी कभी ऐसे काम आता है कि कई बार देखा ना कि आपने कौन से पोल्यूशन कहाँ से निकलते हैं, जैसे ओजोन कहाँ से निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, तो उनकी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और रणनीति में कई बार ये होता है कि क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है, उसको भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पोल्यूशन वाला छोटा सा एक टॉपिक था, उतना उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें बताया भी गया है जैसे इस कारण क्या है इसके, जैसे उद्योग, परिवहन, बिजली संयंत्र, ठीक है, और कई सारी चीज़ें इनका बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप जानते हो प्री में। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो एस्पिरेंट अपना द हिंदू की सीरीज लगातार देख रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों की ईमेल पे मैसेज बोल रहे हैं कि सर हमने आपका द हिंदू लगातार फॉलो किया था, और पढ़ने का जो तरीका है ना कि किस हिसाब से प्री और मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उसने आपको इस साल के एग्जाम में काफ़ी हेल्प की। पेपर नो डाउट बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत उसका लेवल बहुत हाई लेवल का था। मतलब पहली बार इतना टफ पेपर मैंने देखा है, चाहे GS1 की बात करें या CSET की बात करें। तो उसमें भी कई बच्चों ने बोला है कि उनका GS अच्छा गया है, क्योंकि हिंदू से काफ़ी क्वेश्चन एक तो डायरेक्ट आए थे, और अपना जो 10 ईयर है, 10 ईयर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हेल्प की है। विशेषकर जो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे, वो अपने 10 ईयर के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें देखे गए हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, वो तो आप खुद आप देख सकते हो। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हाँ अपने नोट से इतने आए, कभी ये बखान करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, जो आप जुड़े हो आपको पता है सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन साइंस और टेक के हिसाब से कई बार आ सकता है। तो इसमें ये बताया गया था कि जो एक सालवर्ड जो मिशन था, ठीक है, स्वालबर्ड मिशन, ये इसरो और नॉर्वे के बीच में एक समय हुआ था, जब हमारी जो 1997 में जो रोहिणी जो रॉकेट है, साउंडिंग रॉकेट है, वो वहाँ से छोड़ी गई थी। तो ये एक चर्चा में रहा था कि भारत और जो नॉर्वे है उनका संबंध किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। उन संबंधों को याद करते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई थी। तो कई बार जैसे ऐसा क्वेश्चन कोई IR में आ गया, हमारे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो थोड़ा बहुत कहीं से वैल्यूडेशन कंटेंट याद आ जाए तो वो काम बन सकता है। ठीक है, ये मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उतनी कैटेगरी में नहीं है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आगे जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आजकल सेम सेक्स मैरिज वाला चल रहा है मामला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक तो GS2 के अंदर सोशल जस्टिस वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक एथिक्स के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, एथिक्स में बहुत ज़्यादा काम का है। इसको लेकर कोई केस स्टडी या मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आपका माइंड सेट कैसा है, आपकी बोलते हैं ना विवर्ती कैसी, एटीट्यूड कैसा है आपका, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, नैतिक मूल्यों को लेकर आपकी जांच हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे नैतिकता और समानता की बात चल रही थी। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, आप भारतीय संविधान है या लोगों की जो बेसिक राइट है, चाहे वो कोई भी हो ना, किसी भी कैटेगरी में आता हो, उनके सबके समान अधिकार है। तो उनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे सेम सेक्स मैरिज है उनके साथ हम सही से व्यवहार नहीं करें या उनको सही से कानूनी दर्जा न मिले। तो ये बात सत्य है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, और वैसे भी रियल लाइफ में भी आपको ओपन माइंडेड रहना है। फालतू की जैसे जो चीज़ें उनमें नहीं जाना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर नैतिकता में पढ़ते हैं, नैतिकता या वैल्यूज में पढ़ते हैं कि जब बात आती है कि जैसे हमारा समाज अभी थोड़ा सा रूढ़िवादी या ट्रेडिशनल है, हमारे समाज में ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं की जाती है। लेकिन हमारे समाज जैसे एक तरफ 99 लोग हैं, समाज वाले लोग हैं, एक तरफ एक व्यक्ति है जो जैसे इस कम्युनिटी से आता है, सेम सेक्स मैरिज में इनमें आता है। तो यहाँ पे इस व्यक्ति के भी अधिकारों को देखा जाना चाहिए। जैसे 99 लोग हो सकता है अपनी उनकी अभिवृत्ति खराब हो, है ना, लेकिन यदि इस व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का हनन करते हैं, जो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो 99 लोग गलत हैं, ये व्यक्ति सही है। तो इस दृष्टिकोण से आप ये कह सकते हो कि सामाजिक नैतिकता चाहे कुछ भी हो, कानून क्या कहता है, वहाँ पे कानून आपको मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका हाल ही में थोड़ा सा मामला चला था कि एक मतलब भारत से एक दार्शनिक जो विचारक है माइकल सैंडल, इनके एथिक्स के जो वीडियो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, कभी देखने का मौका मिले यूट्यूब से आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मतलब ये बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय समाज में जो लोकतंत्र है उसकी यदि सुरक्षा करनी है तो हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा। जो भी LGBT जो समुदाय है, समलैंगिक जो मुद्दे हैं, उनको सुलझाना पड़ेगा। देखो यार, इनको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आप ये सोचते हो कि आपकी अभिवृत्ति किसी के खिलाफ कैसी है, बहुसंख्यक लोगों की अभिवृत्ति एक मतलब अल्पसंख्यक के खिलाफ हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप उनको दबा दो। जो भी उनके बेसिक राइट है, कानून के अधिकार है, उनको मिलने चाहिए। जैसे इसमें बताया भी गया था कि जो अन्य देशों उनकी तुलना की गई थी कि जो सेम सेक्स मैरिज है उनके लोगों को अन्य देशों में किस प्रकार जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं, एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसी तरह अधिकार दिए गए हैं। तो इन मुद्दों पर आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, GS2 में भी आएंगे, GS4 में भी आएंगे। डरना मत कि मतलब आप क्या लिखोगे, आप वही लिखना जो कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। आप खुद भी जानते हो कि यार बेसिक राइट सबके समान होते हैं, चाहे कोई कैसा ही व्यक्ति हो ना। इसमें कौन डिसाइड करने वाला है? ये तो जब एक राज्य है, कानून बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और आने वाले वक्त में आप देखना काफ़ी सुधार हो रहा है। जैसे पहले धारा 377 को इनवैलिड किया गया था, हटाया गया था, इसी तरह से इनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल ऐसे मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मतलब ये बात आती है कि नैतिकता वर्सेस समानता की, या
कानून की जब बात आती है तो कानून को हमेशा आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है लोगों के, उनको आगे रखना चाहिए। ये इस आर्टिकल में यही बताया गया है, बाकी कुछ उतना खास नहीं था। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन बता सकते हो कि आप इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हो। और थोड़ा याद रखना, हमेशा आदमी को वैसे भी चाहिए, आप यूपीएससी का एग्जाम दो ना दो, थोड़ा सुलझा हुआ पर्सनैलिटी आपका होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। हमेशा व्यापकता में आपको सोचना चाहिए, कभी भी नैरो माइंडेड या रूढ़िवादिता के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इसमें यह भी बात है, इक्वलिटी वर्सेस प्राइवेसी, ये क्वेश्चन बहुत सारे आपके एथिक्स में हेल्प करेंगे। तो यहाँ से कई सारे अच्छे कीवर्ड आपको एज एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने देशों की तुलना करके भी बताया कि जैसे अमेरिका की बात करें तो उनमें कैसा संबंध है, वहाँ पे कैसे इन चीज़ों को लेकर बताया गया है, वो आप बता सकते हो। ठीक है, और इसमें साथ में ये बताया भी गया है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि मतलब इन मुद्दों को सुलझाएं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, ऐसा कोर्ट के बारे में कहा गया है कि इनके प्रति तटस्थता की बजाय आपको आगे बढ़कर इनके जो भी उनके अधिकार है उनको दिलाए जाना चाहिए। मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे छोड़ दो, मतलब लोगों की हो सकता है उनकी नैतिकता कैसी हो, या उनके मूल्य कैसे हो, या उनकी सोच कैसी हो, विवृत्ति कैसी हो, हमेशा इन चीज़ों को, मुद्दों को सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएसपी, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप इस टॉपिक को देखोगे ना तो हर एक साल क्या होता है, इससे एमएसपी में प्री में क्वेश्चन है, हर एक साल इसका मेंस में क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आप ये सोच लो, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको लास्ट ईयर क्या, अभी महीने 2 महीने पहले भी जब एग्रीकल्चर के मुद्दे पढ़ाए थे, या हिंदू जब पढ़ाया था आपको, है ना, उसके अंदर ये कवर कराया था। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस साल 2023 की प्रीलिम्स एग्जाम में आया। आप जानते हो, यदि आपने वो देखे हैं वीडियो। ठीक है, मैपिंग वाली वीडियो अपने कितने सक्सेस रहे, मैपिंग के कितने क्वेश्चन आए, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा था। यूक्रेन वाला इस साल, पिछले साल नहीं आया, इस साल आएगा। यूक्रेन की सीमाओं को देख लो आसपास का। ठीक है, वो क्वेश्चन फिर दोबारा इस साल आ गए। देखो ये बात है कि मैपिंग के इस साल काफ़ी, जिन बच्चों ने मैपिंग अच्छे से की थी, वीडियो अपने देखे थे, उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी, है ना। और इस बार बहुत अच्छे हैं, मतलब जैसे मैं कई बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो अभी मेरे साथ मेंस में जुड़े हैं, मेंस के लिए जुड़े हैं, जो अपने साथ पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। मतलब हालांकि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट और भी हैं जिनका सीसेट की वजह से नहीं हो पाया था, और होना चाहिए था। मतलब सीसेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है मामला। देखो कुछ ना कुछ सरकार या कानून कुछ ऐसा अच्छा करेगा जो आपको न्याय दिलाएगा। मैं आपके साथ हूँ। जैसे कई बार सीसेट वगैरह आंदोलन चलता रहता है, बच्चे अपने लीगल मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने, तो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट कर सकते हो कभी भी। जैसे आपको भी लगता है कि आपका सीसेट का मतलब आपके साथ सही नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने लीगल वे में अपने को जाना है, कभी भी कोई गलत रास्तों से नहीं जाना है। एकदम जो अहिंसात्मक अपना रास्ता, उस रास्ते से जा सकते हो। जहाँ पे भी मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में जैसे ऐसे राइट्स के लिए आपके जो भी हो रहे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो यार अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। हमने भी 2014 में लड़ाई लड़ी और सीसेट को क्वालिफाई बनाया था। उसमें मैं 3 महीने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के एक्टिव पार्टिसिपेट उसमें किया, क्योंकि पता था कि ऐसे क्वालिफाई नहीं होता, सीसेट कभी पास ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी खुद एक गाँव से आता हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं कि गाँव के लोगों का मैथ कमज़ोर होता है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि उसमें जब सिलेबस में 10th स्तर का लिखा हुआ है तो फिर बड़े लेवल का पूछा जाएगा तो दिक्कत आएगी। और उस समय हमें जो आपत्ति थी वो अनुवाद को लेकर थी। उस समय अनुवाद बहुत गंदा आता था, हिंदी का जो अनुवाद आता था ना, पैसेज कर ही नहीं पाते थे, तो उसको लेकर था। तो फिर सरकार ने सुनी, यूपीएससी ने सुनी और उसको क्वालिफाई बनाया। तो इस बार भी कुछ ना कुछ यूपीएससी देखेगी इन मामलों को। ठीक है, तो देखते रहना बाकी। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि मेंस के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात करेंगे, और प्री में आप जानते हो कैसे इंपॉर्टेंट है। सारा मटेरियल मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, तो काफ़ी काम बन जाएगा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने जो खरीफ की फसलें अभी जैसे खरीफ का सीजन ये पता होना चाहिए, सिंपल यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी आप मान के चलो कि अभी मानसून अब आने वाला है। ठीक है, मानसून अब भारत में प्रवेश कर चुका है कई जगहों पर। तो मानसून के समय जो फसलें बोई जाती है उनको खरीफ की फसलें बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो क्षेत्र है उनकी बात करूँ, हमारे खेतों की बात करूँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाजरा है, मूंगफली है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे गंवार बोलते हैं, गंवार, या मूंग होता है, दो दालें होती हैं, मूंग मोठ जो होता है। ठीक है, ये फसलें अभी हम बो चुके हैं खेतों में। अभी अच्छी वर्षा इस समय, अभी थोड़ी वर्षा पहले हो गई थी, और तो बाजरा वगैरह खेतों में बोया जा चुका है कई जगहों पर। ठीक है, तो ये खरीफ की फसलें हैं। और इनका अभी जैसे सरकार क्या करती है, जैसे अभी हम फसलें बोने से पहले सरकार किसानों को मोटिवेशन और विश्वास दिलाने के लिए कि आपको हम अच्छा प्राइस देंगे, तो एमएसपी की घोषणा की जाती है फसलों को बोने से पहले। जैसे अभी खरीफ की फसलों का एमएसपी घोषणा की गई है, और बाद में रबी की फसलों का होगा। तो हर एक साल ये क्या होता है, ऐसी घोषणा पहले ही कर दी जाती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा कौन करता है, कौन सी कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, किन किन फसलों को एमएसपी के दायरे में लाया गया है। ये सब आपका कहाँ काम का है, ये प्रीलिम्स में काम का है। और मेंस में क्या काम का है कि इससे जुड़े हुए मुद्दे कौन से हैं, कहाँ से किसानों को समस्या आ रही है। देखो कई बार आपने एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें देखी होगी, जिन्होंने जो एमएसपी का फार्मूला निर्धारित किया था। किसान अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि
जो एमएसपी है उसका डिसाइड कैसा होना चाहिए, एमएस स्वामीनाथन के जो फार्मूला है उनके हिसाब से, या किसान आयोग कई बार ऐसे चर्चा में रहता है उनके हिसाब से होना चाहिए। नो डाउट देखो, यदि आप थोड़ा सा व्यापकता में सोचोगे ना, निश्चित रूप से ये बात मान के चलो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यदि इन मूल्यों को कंट्रोल नहीं किया जाए। जैसे फसलें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दें, सरकार क्या करती है, एक तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या जो अन्य समस्या हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फिर क्या करती है, जो खाद्यान्न है उनकी कीमतों को निर्धारित करती है कि इससे ज़्यादा नहीं जाए, अदरवाइज क्या होगा, गरीबों को भूखे मरने की समस्या आ जाएगी। तो ये बात सही है कि सरकार अपनी सही हिसाब से डिसीजन लेती है, लेकिन सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि किसान जो बोते हैं, जो उगाते हैं, एटलीस्ट उनको उनकी लागत तो मिले, लागत मिलना जरूरी है। तो एमएसपी का जब भी मुद्दा आता है तो हमेशा ध्यान रखना, एमएसपी में एंटी मत बोलना कभी भी कि किसान अपनी आवाज़ ऐसे उठा रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कभी भी मत बोलना अपने आंसर में। अदरवाइज क्या होगा, जो एक संवेदनशील समूह है उसके खिलाफ आपकी आवाज़ हो जाएगी, है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद एक किसान वर्ग से आता हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो चीज़ है ना, व्यवहारिक चीज़ की आप देख लेना, कोई भी इन मुद्दों पे कभी भी खिलाफ नहीं बोलता है, सब चाहते हैं संवेदना किसानों के साथ में। और ये बात सही है कि जिस हिसाब से गाँव में गरीबी बढ़ रही है, जैसे मैं अपने आसपास के क्षेत्र की बात करूं, जिस हिसाब से यहाँ पानी का, जल का संकट आ रहा है, तो फसलें अब उतनी नहीं हो पा रही है। तो जैसे पहले इतनी फसलें यहाँ पे होती थी जब मैं छोटा था, अभी हम देख पा रहे हैं कि बहुत कम फसलें हो पाती हैं। तो हमारे यहाँ के जो किसान अभी पशुपालन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी समस्या दूध को लेकर आती है, उनकी कीमतों को लेकर आती है। तो ये मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। प्रैक्टिकल लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और वैसे भी लाइफ में प्रैक्टिकल और थोड़ा एक सुलझा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हर जगह आपका मेंस में चेक हो जाएगा, मेंस के जीएस के पेपर में। एक बात ध्यान रखना, आप ये सोचते हो कि मेंस के एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डाल के अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्जामिनर जो चेक करते हैं उनको एक गाइडलाइन होती है कि मतलब किस तरह के उनको सिविल सर्वेंट चाहिए, कि किन की अभिवृत्ति सही होनी चाहिए, किन का एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना, कागज़ पर जब लिखो ना, सोच समझ के लिखना, वहाँ पे यहीं पर आपकी परख होगी कि आप बनने लायक हो या नहीं हो। मैं अपना कह सकता हूँ कि 3 बार मेरा मेंस क्लियर क्यों हुआ, 3 बार मुझे इंटू कॉल क्यों हुआ, तो जब मैं अपने आंसर में देखता हूँ तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी झलकती है कि हाँ मेरा ही क्यों हुआ। मेरे कई दोस्त हैं जिनका कई बार उन्होंने मेंस लिखा, उनका क्यों नहीं हुआ, या मेरे से कई लोगों की ज़्यादा नंबर क्यों आए। तो उनकी जब कॉपी देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन नॉलेज की बजाय उन लोगों के विचार अच्छे थे। ठीक है, और यूपीएससी यही देखता है आपके क्वेश्चन के माध्यम से, ऐसे राइटिंग के माध्यम से आपके विचारों को टटोलता है, आपको समझता है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है बनने लायक है या नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये मेंस में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में जैसे एमएसपी की घोषणा की गई थी, पहले की तुलना में बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो एक गाइडलाइन थी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से ठीक नहीं है और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इनकी अध्यक्षता, मतलब जैसे इनकी बात करें कौन इसकी घोषणा करता है, ठीक है, निर्णय लेता है, तो आर्थिक मामलों की समिति, और इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी जैसे 17 जो खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, उनकी एमएसपी की घोषणा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल क्वेश्चन कौन सा था, यही था एक नाइजर, वो कौन सा था, नाइजर सीड या कौन सा, उसका पूछा गया था, लिस्ट नीचे दी गई है। और ये लिस्ट में आपको हमेशा अपने टॉपिक में बताता रहता हूँ, और वो वहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो तिल वाला जो क्वेश्चन था ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन किसानों को बीच में थोड़ा सा उतना उत्साह नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं समस्याएं देख रहा हूँ आसपास में। जैसे इस साल की बात करें, इस साल रबी की फसलों की बात करें, ठीक है, और रबी की फसलों की बात करें, जैसे अपने क्या है, जैसे गेहूं वगैरह, ये सरसों है, बहुत नुकसान हुआ। मतलब इस बार हम अपने खेत का या अपने आसपास के लोगों को बताऊं तो मतलब उनको लाभ की बात करें, जीरो हुआ है, मतलब कुछ नहीं बचा है। लास्ट में जो लागतें निकाली जा रही है, अभी मैं देख रहा था अपने घर का ही, तो जैसे प्याज की खेती या सरसों गेहूँ वगैरह, मतलब इस बार ऐसा मान के चलो 6 महीने या 12 महीने किसानों ने कुछ नहीं किया, मेहनत की, कुछ नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि इतना मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो यार नो डाउट ये संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, आपकी ये संवेदनशीलता ही चेक होती है कि इन मुद्दों को लेकर आपकी कितनी अच्छी समझ है, कैसे आप इनको सुलझा सकते हो आने वाले वक्त में। जैसे आपको ये मतलब कृषि डिपार्टमेंट या इन चीज़ों में हेड बनाया जाता है, तो आप कैसे इन मुद्दों को एड्रेस करोगे, कैसे बीमा प्रणाली को सही कर सकते हो, कैसे आप अच्छे बीजों का विकास कर सकते हो, कैसे मतलब जो गवर्नेंस है वो यहाँ तक धरातल तक पहुँचा सकते हो, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे एमएसपी कैसे काम करता है, तो ये तो एक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा कि उसमें F2CL कई प्रकार के फार्मूले होते हैं, यानी किसानों की लागत से लेकर उनका लाभ मूल्य आदि इसमें जोड़ा जाता है। तो ये हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन इसके साथ समस्याएं क्या है, देखो एमएसपी से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, विशेषकर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि जैसे बाजरा है, बाजरा का जो भी प्राइस रखा गया है एमएसपी का, तो उसको हम बेचने के लिए कहाँ जाएंगे, एमएसपी के ऐसे खरीद केंद्र होते हैं,
खरीद केंद्र होते हैं वहाँ जाएंगे। तो वहाँ की एक समस्या, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसान अपना बाजरा लेके जाएगा खरीद केंद्रों पर, खरीद केंद्र वाले बोलेंगे कि अभी तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है। या किसान जैसे 100 क्विंटल बाजरा लेके गया तो खरीद वाले बोलेंगे कि यार आपका तो हम 20 क्विंटल ही ले सकते हैं, 80 क्विंटल वापस ले जाओ। तो किसान मजबूरी में एक तो परिवहन लेके जाता है वहाँ पे, फिर उसको लगता है बाजार में बेच दूँ, तो सस्ते भाव में ऐसा कर देते हैं। मेरा भी प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। मैं एक बार चने लेके गया था खरीद केंद्र पर, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, जैसे मैं 20 क्विंटल लेके गया तो उन्होंने बोला कि आपका तो इतना नहीं होगा, यहाँ पे नोट 10 क्विंटल होगा, तो मुझे फिर वापस घर पे लेके आना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूँ कि ऐसी समस्याएं आती है। और इसके अलावा जैसे कमीशन एजेंट होते हैं वहाँ, अच्छा वो कमीशन एजेंट ही कहते हैं नहीं अब तो आपको 10 क्विंटल लेंगे, जैसे एग्जाम्पल, वो फिर ये बोलते हैं कि भाई साहब जो वहाँ पे व्यापारी है ना उसको बेच दो, फिर क्यों घर पे ले जाओगे, फिर आप वापस किराया लगेगा, फिर लेके आओगे। तो सस्ते में फिर किसानों को मजबूरी में बेचना पड़ता है, क्योंकि कई बार सबके साधन अपने नहीं होते हैं, किराए पर वाहन लेके जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपये उनका किराया होता है, तो किसान बेचारा फिर क्या करता है, बेचना पड़ता है, शोषण होता है ऐसे। और किसानों का मतलब इसमें भी है कि एमएसपी को लेकर जागरूकता कमी है। जहाँ पे ऐसी सिस्टम सही है वहाँ तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन किसानों को उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि एमएसपी के लिए, जैसे आजकल क्या होता है ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, जैसे कितना क्विंटल हमें बेचना है। तो जैसे मैं अपना एमएसपी भरता हूँ कई बार, तो ऑनलाइन ही भरते हैं कि इस साल हमें इतनी फसलें एमएसपी बेचनी है। उसमें क्या होता है फिर जो ज़मीन की क्या बोलते हैं उसको, कुछ खाता वगैरह होता है, उनको लगा के पटवारी से साइन करा के, कई सारे झंझट है इतना आसान नहीं है इसको बेचना। ठीक है, तो फिर ये लगता है यार कौन झंझट करेगा, इससे अच्छा फिर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम 90% जो अपना जो कृषि प्रोडक्ट है बेचते हैं, व्यापारी को घर पे बुलाते हैं कि यार तुम आओ ले जाओ, क्योंकि चाहे 100-200 रुपये कम मिल जाएंगे, लेकिन ये समस्या तो नहीं आएगी ना किसान। तो ये दिक्कत प्रैक्टिकल वाली दिक्कत है जो अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें कई प्रकार की ऐसी की याद रखना, ये खरीफ की फसलें हैं, मूंग अरहर उड़द है ना, मूंग राजस्थान में काफ़ी होता है, एमपी में काफ़ी होता है। ठीक है, तो ये सोयाबीन है, मूंगफली हमारे यहाँ भी होता है, गुजरात में भी होता है। ठीक है, तो इनकी काफ़ी इनकी घोषणा की गई है। ठीक है, इनमें फार्मूला वो है, सिंपल सा एक फार्मूला है, फार्मूले को लेकर कुछ नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो ये किसानों की समस्या मिटाने के लिए इसमें काफ़ी मुद्दे चलते रहते हैं। ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, मैं हर एक लाइन को नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो इतना समय भी नहीं रहता, और खुद आप समझदार हो तो इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। बाकी मुख्य मुद्दों पर चलते हैं कि अच्छा इसमें एक चीज़ और रहता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एमएसपी जो है ना कैसे फसल विविधता को बढ़ावा दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल विविधता। देखो ये चीज़ को समझना, यदि हम जैसे पहले एक समय तक क्या कि जो आपका चावल है या गेहूं पर एमएसपी दिया जा रहा था, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, किसान किसको बोएंगे, फिर इनको ज़्यादा बोएंगे। तो हमारा जो तिलहन है या मतलब आप तेल वाली बोल सकते हो, खाद्य तेल की फसलें बोल सकते हो, या दाल जो है उन पर उतना एमएसपी नहीं था। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं फसल विविधता घट रही थी, यानी मोनो जो कल्चर है वो बढ़ रहा था। तो जैसे ही सरकार ने एक चीज़ देखी कि यार हम तिलहन और दाल पर क्या कर रहे हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा मंगवा रहे हैं, हमारा बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, तिलहन पर और एमएसपी बढ़ाते हैं इन पर, दालों पर। तो इससे क्या होगा, किसान क्या करेगा, तिलहन की बहुत सारी फसलें, दलहन की बहुत सारी फसलें उगाएगा, और ये हुआ प्रैक्टिकल में। तो उससे क्या होगी, फसल विविधता, अलग अलग किसान फसल बोएंगे, और उससे फायदा भी होता है कि कई बार एक फसल, जैसे कपास की फसल बोते हैं, उसको कोई कीड़ा लग गया, नुकसान हो गया, तो बाकी जो किसानों के पास 4-5 फसलें, उनसे वो किसान अपना लागत ले सकता है। तो सरकार ने ये रणनीति अपनाई है, अच्छी प्रैक्टिकल रणनीति है। तो कैसे, मतलब ये क्वेश्चन आएगा, कैसे एमएसपी फसल विविधता को बढ़ावा देता है, कैसे एमएसपी पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप ये जानते हो दालों में एमएसपी मिलेगा तो क्या होता है, दालें थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह जो होता है ना, कहीं ना कहीं चीज़ें होती है। तो याद रखना, ये प्रैक्टिकल वाली चीज़ें मेंस के एग्जाम में लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यही इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो आपको सोचने का, समझने का जो तरीका है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहो, कमेंट करके बताओ कि टॉपिक कैसे लग रहे हैं। वैसे आप लोगों की डिमांड थी कि मैं हिंदू को कंटिन्यू करूँ, कम लोग देखते हैं, लेकिन करेंगे यार, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन करेंगे। मैंने अपनी समस्या बताई थी कि बुक्स को लेकर थोड़ा टाइम लग रहा था, इसके कारण ये वीडियो नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यूटी रखेंगे। और जो पिछले के जो नोट्स है 20 दिन के, वो भी आपको जल्दी, मतलब मंथली जो PDF फाइल है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा ये आर्टिकल था, और उनमें काफ़ी चीज़ें मैंने वैल्यूएडेशन भी प्रदान कर दिया है। ठीक है, इनको कौन करता है, कौन जैसे एमएसपी को डिसाइड, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ठीक है, किस मिनिस्ट्री में, कब इसकी स्थापना हुई। कई बार प्रीलिम्स में ऐसे इफेक्ट आते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत ज़्यादा आगे हैं ऐसे इफेक्ट इस साल में। और ये जो लिस्ट थी, मतलब ये लिस्ट थी, मैंने कई बार वीडियो में आपके साथ साझा की है। और एक क्वेश्चन किसका था, नाइजर शीट का था कि नाइजर शीट को एमएसपी मिलता है नहीं मिलता, खरीफ में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं 22 में। अभी जैसे एमएसपी फसलों को जो अभी दिया गया लेटेस्ट है ना, उनकी लिस्ट मैंने दोबारा ऐड कर दी है, ताकि आपको फालतू में इधर उधर नहीं भटकना पड़े। तो ये फिर से देख लेना, हर एक साल एमएसपी का प्री और मेंस में क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेना। ठीक है, मेंस के अंदर देखो क्वेश्चन कैसा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। बहुत ही सिंपल है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, जो हमने डिस्कशन किया, एज इट इज वही है।
जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, इसका मतलब समझ लो मेंस में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो अच्छे आर्टिकल जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं वो देख लो। आपसे नहीं पढ़ा जाता, समस्या है आपके साथ, तो मैं बैठा हूँ, यदि मैं कंटिन्यूटी नहीं रख पाता हूँ कई बार, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन नोट्स तो मैं दे रहा हूँ ना आपको। थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लो, सेल्फ स्टडी करना सीख जाओ, ठीक है। कई वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है, तो रुकना नहीं है, टिके रहना है, मतलब ठीक है। इसी प्रकार से जैसे देखना ये जिस सस्य प्रतिरूप है, फसल विविधता, इनको लेकर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस साल ये क्वेश्चन आ गया था अपना, कौन सा, नाइजर सीड वाला, ठीक है, नाइजर सीड, हाँ नाइजर सीड को क्या है कि भारत सरकार काले तिल के लिए बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देखो ये उसमें है ना, है ठीक है। काले तिल की खेती खरीफ लिखा हुआ उसमें साहब, खरीफ में है। तो भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम खुद भी करते हैं, जनजाति क्यों, सभी लोग मेरे हिसाब से करते होंगे। हमें याद है बचपन में काले तिल का मतलब उपयोग करते थे। अभी भी मतलब जैसे सर्दियों में कई बार ना बाजरे की रोटी और गुड़ और तिल का तेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं, बहुत मज़ेदार होता है वो। तो ये प्रैक्टिकल था मतलब। तो इसमें मेरे हिसाब से देखो अभी आंसर की हमारे पास नहीं, मैं अभी जो सामने देख पा रहा हूँ, मैंने इसका आंसर नहीं देखा है पहले। मेरे हिसाब से इसमें तीनों सही है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना इसमें क्या आंसर होगा। दो तो चलो हमारे पास लिस्ट है कि दो तो सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना आसान है, ऐसी बात नहीं कि चलो वो पहले वाला पैटर्न खत्म हो गया, ठीक है, कि पहले थोड़ा सा तुक्का लग जाता था या कुछ एलिमिनेशन हो जाता था, ठीक है। वैसे इस बार मैंने उस सीरीज को बनाया नहीं था, आप लोगों ने कई बार डिमांड की सिर्फ बनाओ, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस बार मैं आपकी गालियों से बच गया, ठीक है। आप देखो कि यूट्यूब पर मैंने ऐसे वीडियो इस साल नहीं बनाए थे, मन भी नहीं करा था, कि थोड़ा लग भी रहा था कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने संकेत दिया था। जैसे यूपीएससी ने इस बार संकेत जीएस फर्स्ट में दिया ना, अगली बार सीसेट में देखना आप, सीसेट के अंदर जो पैसेज आते हैं उसमें देखना केवल दो वाले आ जाएंगे इस बार, तो उसके लिए तैयार रहना। और जीएस में ऐसे आ जाएंगे, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो फिर कौन सा युग्म सही नहीं है, ऐसे याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट बनने लग जाएंगे। पहले से तैयार रहोगे तो थोड़ा खतरा से टालना आसान हो जाएगा, थोड़ा मैनेज करना सीख जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आराम से, ये लिस्ट देखना, फाइल देखना, आराम से कवर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा था, ऐसे आर्टिकल मैंने कई सारे इसमें शामिल किए हैं, उनको देख लेंगे। अब जैसे अलिनो और मानसून है, ये वेरी वेरी मोस्ट है, इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। कई बार मैंने अच्छे आर्टिकल, ये वीडियो मैंने एक दिन बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो ठीक है अभी उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। सिंपल सा आप ये देखो, आपको ये देखना है कि वर्ल्ड के मैप में जैसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे अफ्रीका हम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया देख लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। तो ये जितना भी फिनोमिना होता है, जैसे इक्वेटर को देख लेना, उतनी सही तो नहीं बन पा रही है, लेकिन देख लेना यहाँ पे इक्वेटर है। तो जैसे आपको नॉर्मली यहाँ पता है कि हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है ना, तो यहाँ का मतलब प्रेशर कौन सा होगा, ठंडा होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। और इस समय जैसे क्या, इस समय देखना ये ITCZ जो है, ITCZ यानी लो प्रेशर जोन यहाँ बनता है, तो जो ट्रेड विंड चलती रहती है इस लो प्रेशर को बढ़ती रहती है और अपना मानसून ठीक ठाक रहता है। तो जब तक हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है और ये ठीक चल रहा है तो मामला सही है, और ये और ज़्यादा मतलब ठंडा रहता है ना तो लानिना बनता है। लानिना मतलब भारत में पॉजिटिव होने वाला है, वर्षा होने वाली है। और जब ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाए मतलब यहाँ से जो गर्म जो जल है ना वो इस तरफ आ जाए, गर्म जल इस तरफ आ जाए, किस तरफ, ये पेरू का तट है या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का तट है, इस तरफ आने लग जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म जल आ गया। तो गर्म जल आ गया तो फिर क्या होगा, जो प्रेशर बेल्ट्स है वो अलग बन जाएंगे, तो जो ट्रेड विंड मजबूत होती है वो फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और कुल मिला के भारत में वर्षा कम होगी। और इस आर्टिकल में इतना प्यारा सा समझाएगी, आप देखना हिंदी में भी समझोगे ना, मैं इसको बार बार पढ़ रहा था, इतना अच्छा आर्टिकल बहुत कम आ पाता है, और ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बहुत ही प्यारा है, इसको पढ़ना आप है ना। बेसिक मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा यूट्यूब का और भी आप अच्छे वीडियो को सहारा लेना। और इसको लेकर मैंने 5 बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस वीडियो को मैं इस जो अलिनो वाला आर्टिकल इसको मैं समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसको आप देख लेना। माफ़ी चाहूँगा कि इतना बड़ा मैं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और पहले भी मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी इसको लेकर बनाए हैं, तो आप लगातार देख रहे हो तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसमें जैसे इन शो वगैरह ये क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये समझाने लायक है चीज़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें देख लेना। ये आर्टिकल पूरा पढ़ना, छोड़ना मत, इसमें कुछ भी, हर एक जो लाइन है ना अगली लाइन से जुड़ी हुई है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो ये आप खुद देखना। आगे बढ़ते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी कुछ मेंस में से क्वेश्चन आए हैं इस साल, देख लेना ये क्वेश्चन, आप लिख लो इसको, इस साल जो मेंस के एग्जाम दे रहा है ना, इससे मतलब इसको पढ़ लेना, अगले साल भी देख लेना। प्री और मेंस में भी, प्री के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए, अलिनो मोड की या फलाना अलिनो लालिना, सब क्वेश्चन आ चुके हैं। अब की बार 10 साल में कुछ नहीं आया तो दोबारा से भी प्री में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो ये अच्छा आर्टिकल है, कल न्यूज़पेपर में आया था ये, ट्रांसजेनिक जो फसलें हैं, ठीक है, इनको लेकर आया था कि क्या स्थिति है इनको लेकर। तो ये इसमें कई सारी चीज़ें दी गई कि आने वाले वक्त में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य सुरक्षा का मामला भी बनता है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रायल की चीज़ें उनको थोड़ा एक्टिव करना चाहिए, कि विदेशों के हम कई एग्जाम्पल देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सफलताएं मिल रही है। तो भारत में बहुत कम फसलें हैं, जैसे कपास को छोड़कर अन्य चीज़ों में अभी भी प्रैक्टिकल ये नज़र नहीं आ रहा है, उसको लेकर बताया गया था। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गया है
कि आंध्र प्रदेश में जो बीटी कपास है उस खेतों में कौन सा संक्रमण फैल रहा है, रोग फैल रहा है, गुलाबी बॉलवॉर्म। कई बार प्री में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है। तो जैसे इसमें बताया भी है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ने केंद्र सरकार की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है ये क्या करती है, यही अप्रूवल देती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्री में कई बार आ चुका है। ये किस मंत्रालय के अंडर में, अनुमति कौन प्रदान करता है, तो ये GEAC ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द्वारा अनुमोदित एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास बीज का परीक्षण करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। मतलब अभी वो इसको ले नहीं रहे हैं, उनको कुछ समस्याएं सामना करनी पड़ रही है। उसमें कौन सा जीन है, क्राइट2AI। ठीक है, कई बार ये आ जाता है, ये क्या है, तो ये कपास की फसल से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, याद रखना इसको, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें क्या है, ट्रांसजेनिक फसलों को लेकर क्या है, तो भारत में बहुत ही कम फसलें, मतलब आप ये मान के चलो कपास को छोड़कर और नहीं है, क्योंकि कई फसलें आपने देखा होगा सरसों की प्रजाति की, इनकी कई बार अनुमति मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक उनको खेतों में मतलब अनुमति क्या प्रैक्टिकल रूप से उसको लागू नहीं किया गया। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, और जो ये कमेटी क्या, ये जो है GEAC, ये किस मंत्रालय में आती है, पर्यावरण मिनिस्ट्री में आती है। ये क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, प्री में आ सकता है। तो इन मुद्दों को लेकर कई सारी प्रक्रिया हैं जिनको इसमें बताया गया है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या समस्याएं हैं। कुछ इन्वायरमेंट के मुद्दे भी हैं, कुछ बहुत सारे NGO हैं जो इनके खिलाफ हैं, किसानों की कुछ समस्याएं हैं, इनके बीजों को निर्माण को लेकर समस्या है, बीज महंगे भी हो सकते हैं, सरकार को सामने आना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी, कई सारे मुद्दे इनके साथ जुड़े हुए हैं प्रैक्टिकल मुद्दों को लेकर। ठीक है, तो ये मुद्दा चर्चा में है, इनको लेकर काफ़ी चीज़ें देखी गई है। ठीक है, कौन विनियमन करता है ये तो आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, कृषि को लेकर मुद्दे चर्चा में रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री के अंदर 2015 में आया हुआ है। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, जेनेटिकल मॉडिफाई, ये GM सरसों का, ये उस आर्टिकल में भी दिया गया है। ठीक है, और ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, ये भी किसानों को लेकर था। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही शानदार आर्टिकल है, अच्छे अच्छे कीवर्ड आप इसको इसमें देखोगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया था कि हाल ही में जो, जैसे आप जानते हो कि भारत क्या कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत के पास अच्छा मौका है कि न केवल भारत के बल्कि जो विकासशील गरीब राष्ट्र हैं उनके खाद्य सुरक्षा के, गरीबी के, भूखमरी के मुद्दों को सही से एड्रेस करे। ये हमारे पास अच्छा मौका है। जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल हमने 2015 में UN महासभा ने डिसाइड किए थे, उनको 2030 तक अचीव करने का भारत के पास एक अच्छा मौका है, एक अच्छा लीडर बनने का मौका है। तो ये आर्टिकल अच्छे कीवर्ड के साथ इसमें बताया गया है कि आज हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो गरीबी है, भूखमरी की संख्या बढ़ रही है। इसमें पैमाना भी दिया गया, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए, कितने लोग एक समय भूखे सोते हैं। ये बहुत एक बड़ी समस्या है, विशेषकर जो गरीब राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके साथ ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसमें यह भी दिया गया है कि विशेषकर ये समस्या कहाँ पर आ रही है, जो किसान है, विशेषकर छोटे जो किसान है, जोत का आकार जिनके पास कम है, उन किसानों के साथ ये समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उन किसानों के पास एक तो आजीविका के अदर विकल्प नहीं है, विविधता नहीं है जॉब की। दूसरा ये है कि मतलब उनके ऋणग्रस्तता या कई सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इनकी समस्याओं को मिटाने के लिए इसमें बताया गया है कि यदि हम थोड़ा इनको इम्पावर करने में खर्च करते हैं, जैसे ₹1 हम इम्पावर करने के लिए खर्च करते हैं, तो उसका जो योगदान होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वो $10 के इक्वल हो जाता है फिर। तो इन समस्या मिटाने के लिए कितना फंड की आवश्यकता है, तो ये फंड कौन देगा, तो फंड जैसे वैश्विक जो संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया या वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई कई प्रकार की संस्थाएं हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनको इन चीज़ों को देखना होगा। वो इस आर्टिकल में अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा जैसे विशेषकर अपना भारत की हम बात करें तो भारत में ये है कि ग्रामीण कृषि में निवेश करना सरकार और निजी कंपनियां दोनों की जिम्मेदारी बनती है, और ये बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि सरकार यदि इन चीज़ों पे निवेश करती है तो उसका आउटपुट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सरकार यदि इस पर निवेश करेगा तो स्थानीय जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, खाद्य श्रृंखलाओं को फायदा मिलेगा, तो स्थानीय बाजार उनको बढ़ावा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, नौकरियाँ अधिक होगी, संघर्ष कम हो जाएंगे, जो ऐसा मानता है गरीबी है, भूखमरी है, वो कम हो जाएगी। और साथ में यदि जो कंपनियाँ होती हैं इन चीज़ों पर निवेश करती है तो कंपनी को बहुत फायदा है। जैसे एक एग्जाम्पल देखे, देखो कोई खाद्य फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनी है, यदि वो ऐसा करती है तो किसानों से अच्छा उत्पाद, सप्लाई चेन और लागतें उनकी कम हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई कि इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपकी यूपीएससी मेंस के एग्जाम के हिसाब से, तो इनको देख सकते हो। फसलों की विविधता इनसे सब मिलेगी। भारत का एक खाद्य सुरक्षा कानून भी है, यदि सरकार ऐसा करती है तो कहीं नहीं कि खाद्य सुरक्षा कानून को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, गरीबों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से इसमें बताई गई, कहाँ कहाँ हम समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। इसमें एक पंचायती राज को लेकर, स्थानीय स्वशासन को लेकर भी मुद्दा जोड़ा गया है, और कौन से स्टेक होल्डर है वो भी जोड़े गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त संस्थान है उनको भी इसमें बताया गया है कि बुनियादी ढांचों से लेकर जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है, जो ऋण व्यवस्था है, संस्थागत निवेश है, उन सबको इसमें एक साथ जोड़ के बताया गया है। और ये भारत के पास अच्छा मौका है कि G20 की अध्यक्षता करते समय इन मुद्दों को भारत सही से एड्रेस कर सकता है। बहुत सारे मुद्दे, जैसे चाहे आप एक अच्छा खाद्यान्न की बात करो, सस्ता और सुरक्षित, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की बात करो, साथ में हम डिजिटलीकरण को बढ़ाकर किसानों को, जैसे मैं बोल रहा था ना, बीमा बहुत जरूरी है। इस साल जिस हिसाब से किसानों के साथ बहुत नुकसान हुआ है ना, बहुत सारे किसान बीमा कराते हैं लेकिन बीमा कंपनियां पलट जाती है बाद में। बीमा कंपनियां बोलती है कि जो पाला गिरता है या बिजली गिरती है वो हमारे इस दायरे में नहीं है। तो बहुत सारे लूप होल है जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए।
ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे उनको भी बताए गए। इस आर्टिकल को आप देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ के, इतने अच्छे कीवर्ड है इसमें, सभी चीज़ों का समाधान इसमें बताया गया है। जैसे इसमें सरकार है, वित्तीय संस्थान है, निवेशक है, जितने भी स्टेक होल्डर है ना, उनको आगे आना होगा, तभी इन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। ना केवल किसानों की, बल्कि खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी भूखमरी एक बड़ा मुद्दा है जिनको आप एड्रेस करना चाहोगे। तो इसमें साथ में जैसे लास्ट में लिखा भी है, कुछ डाटा देकर भी लिखा है कि इतने लोगों को खाद्यान्न पहुंचाना होगा, इतने लोगों की मतलब जो रोजगार है वो सर्जन करना होगा। तो ये क्वेश्चन भी मेंस के हिसाब से आते हैं। तो ये आज का द हिंदू कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा। कमेंट करके जरूर बताना लास्ट तक यदि पहुँचे हो तो ट्रू एस्पिरेंट यहाँ तक पहुँचा है, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारी वाली जो एथिक्स बुक नहीं देखी है, ज़रूर देखना, बहुत शानदार है, आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कंटेंट हम लगातार अच्छा लाते रहेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।